गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी हम पढ़ने जा रहे हैं डायरी के पन्ने पाठ का तीसरा भाग। ये जो डायरी के पन्ने हैं एन फ्रैंक द्वारा रचित है। इसे उसके पिता ऑटो फ्रैंक ने 1947 में छपवाया था। उसके बाद करोड़ों प्रतियां अब तक छप चुकी हैं। लगभग 70 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा सका है। बहुत ही लोकप्रिय ये पुस्तक है। ये पुस्तक मन में करुणा जगाती है। इसमें नाजियों के अत्याचारों का विशद वर्णन किया गया है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये करोड़ों यहूदियों की कहानी है। इसमें हिटलर के पागलपन की वजह से, उसकी क्रूरता की वजह से, उसकी जातिगत घृणा की वजह से लगभग 60 लाख यहूदियों को तो उसने मौत के घाट उतार दिया। लगभग 1.5 करोड़ यहूदी इससे अफेक्ट हुए। आप जानते हैं कि 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। 1939 में शुरुआत हो गई थी और उसके बाद जब हॉलैंड पे आक्रमण किया, जर्मनी में ये रही। बाद में जर्मनी से जब अत्याचार बढ़ा तो एन फ्रैंक का परिवार नीदरलैंड आ गया। 1941 में नीदरलैंड आ गया। यहाँ भी आक्रमण किया हिटलर ने। यहाँ उनको अज्ञातवास में छिपना पड़ा और उस अज्ञातवास के दौरान ये दो परिवार थे। एन फ्रैंक का परिवार था और वान दंपत्ति था। वान दंपत्ति का परिवार था। 8वें सदस्य मिस्टर डसेल थे। तो ये हम कल बता चुके हैं। तो इसमें ये डायरी के पन्ने में इसको 2 सालों तक इसने विवरण रूप में लिखा है। 13 वर्ष की उम्र में इसके पिता ने ये डायरी उपहार स्वरूप दी थी और ये डायरी उसने 12 अगस्त 1942 से 1944 तक इसमें 1 अगस्त 1944 तक इसमें एंट्री की गई है। उसके बाद ये पकड़ जाते हैं। पकड़ने के बाद इनको यातना शिविर में या कंसंट्रेशन सेंटर में रखा जाता है। परिवार को भी अलग कर दिया जाता है, माँ को अलग कर दिया जाता है। दोनों बहनें एक साथ रहती हैं। वहाँ पे बड़ा ही दुर्भाग्य है कि कहते हैं कि जब इनको ले जाया गया तो वो यातना शिविर के लिए जाने वाली आखिरी गाड़ी थी। मालगाड़ी में ठूंस कर जानवरों की तरह ले जाया गया था और जहाँ पर वो रहे बहुत ही गंदी जगह थी। खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। एक लकड़ी का बिस्तर होता था, सोना पड़ता था। तो कहते हैं कि बीमारी की वजह से या और कारणों से इसकी मृत्यु 15 साल में 16 साल के दरमियान हो जाती है। इसकी बहन की मृत्यु इससे पहले हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये इसमें चित्र में यही वो मकान था जिसको सीक्रेट एनेक्सी बोला गया है। उसके पिता यहीं पे काम करते थे और साथ में वान दंपत्ति परिवार था जो उनके व्यापारिक मित्र थे। यहाँ पे वो छुपे रहे। यहाँ पे छुपने के दौरान पेप, मिस्टर कुगलर, मिएप और उनके पति जेन और क्लीमैन आदि लोग इनकी सहायता करते थे। राशन सामग्री वगैरह सब पहुँचाते थे। और भी लोग थे, कुछ और भी डच लोग थे जो इनकी सहायता करते थे और इनकी हर हाल खुशखबरी पूछते रहते थे, भोजन सामग्री पहुंचाते थे। दूसरा यहाँ पे ये जहाँ पे ये एन फ्रैंक रहती थी उसका रूम है। ये वो डायरी है, इतिहास प्रसिद्ध डायरी है जो उसके पिता ने दी थी। कहते हैं इसी में उसने सारा कुछ लिखा हुआ है। बाद में उसके पिता ने उसकी छपवाई थी। अब हम पढ़ते हैं अगला पन्ना, अगला खत, जिसमें 23 जनवरी को एंट्री करती है और अपनी प्यारी गुड़िया को संबोधित करते हुए वो लिखती है, मेरी प्यारी किट्टी, पिछले कुछ सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी। स्कूल का काम मेहनत से कर रही हूँ और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती हूँ। रविवार को अपने फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें एकत्रित करती हूँ। हर सोमवार मिस्टर कुगलर द्वारा लाई फिल्म पत्रिका देखती हूँ। परिवार के लोग मेरे शौक को पैसे की बर्बादी मानते हैं। बेब अपने फ्रेंड के साथ छुट्टी के दिन फिल्म देखने जाती है तो पहले दिन ही
उस फिल्म के नायक नायिका के नाम तथा समीक्षाएं मैं उसे बता देती हूँ। इस पर मेरी मम्मी कहती है कि इसे सब याद है, इसे फिल्म देखने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे उसकी रुचियों शौकों के बारे में बताया गया है कि जो एन फ्रैंक है बहुत ही क्रिएटिव है और किसी चीज़ को याद करती है। अपने स्कूल के दिनों में बहुत ही चंचल थी और बहुत ही होशियार थी। वो मेहनत से काम करती थी। रेडियो पर उस अज्ञातवास के दौरान वो समाचार सुनती है क्या हो रहा दुनिया में, अपने उसके शौक के बारे में बताती है। उसके जो भी फिल्मी एक्टर थे, एक्ट्रेस थे, उनकी जो भी फोटोग्राफ्स थे, उनको संकलन का बड़ा शौक था। फिल्म की समीक्षाएं वो अच्छी कर लेती थी। उसे केस सज्जा का शौक था, लेकिन किसी की प्रशंसा नहीं मिलती है तो बड़ा वो नाखुश हो जाती है। और जब वो हेयर स्टाइल करती है तो उसकी माँ उसको टोकती है, लोग टोकते हैं, तो फिर वो असमंजस में पड़ जाती है क्या प्रतिक्रिया दे। तो फिर उसके सज्जा को बिगाड़ देती है, फिर वापस उसी रूप में आ जाती है। आगे अगला खत है 28 जनवरी 1944 को। लिखती है, मेरी प्यारी किट्टी, तुम्हें मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं, अतः प्रार्थना करो कि ऐन कोई नया समाचार दे। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, किंतु मैं भी तो बाध्य हूँ कि प्रतिदिन वही सब तुम्हें सुनाऊं। खाने के समय अदा कदा राजनीति अथवा अच्छे खाने के अतिरिक्त प्रायः मम्मी व मिसेज वानदान की बचपन की उन कहानियों को सुनना पड़ता है जिनको हम 1000 बार सुन चुके हैं। तो अपनी प्यारी किट्टी से कहती है कि तुम भी मेरी एक जैसी बातों को सुनकर ऊब चुकी होगी, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, अपनी मन की बातों को किससे कहूं, क्योंकि वो मानती है कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, कोई प्रशंसा भी नहीं करता है, कोई वाहवाही भी नहीं करता। इसलिए वो कहती है कि मैं कहूँ तो किससे कहूँ, और कहती है कि मैं ऊब चुकी हूँ। यहाँ पे वही हजारों तरह की कहानियाँ, हजारों तरह की वही बातें हर दिन मुझे सुनने पड़ती हैं। वही मम्मी से प्रायः उसकी नोक झोंक हो जाती थी। बड़ी बहन से भी उससे लड़ाइयाँ होती रहती थीं। लेकिन जब इतनी भयानक समस्या आ जाती है, छुपना पड़ता है, तो ये चीज़ें छोटी हो जाती हैं। तो लिखती है कि मैं इन लोगों की कहानियों को 1000 बार सुन चुकी हूँ। इसके बाद दसेल, सुंदर रेस के घोड़ों, 4 लोट के महंगे वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियों और डरे हुए मरीजों की कहानियाँ मैं सुन चुकी हूँ, उकता चुकी हूँ। एनेक्सी, जहाँ पे वो छुपे हुए थे, एनेक्सी में नया या ताज़ा सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो प्रयास करती हूँ कि किसी के किस्से को बीच में न टोकूँ। जॉन और मिस्टर, ये भी उनकी मदद करने वालों में एक थे, मीएप और उनके पति जेन मीएप, मिसेज मीएप और मिस्टर जेन मीएप और क्लीमैन। ये अज्ञातवास में छुपे लोगों के बारे में बात करते हैं। ये आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, कौन कौन क्या स्थिति है जो यहूदियों की। हम लोगों को उन सब की तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों के लिए खुशी है जो कैद से मुक्त हो गए हैं। भूमिगत होना अथवा अज्ञातवास पर चले जाना अब सामान्य बात है। आगे लिखती है, कुछ लोग इन कष्ट पीड़ितों की सहायता भी करते हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड्स वाले अपनी जान जोखिम में डालकर अज्ञातवास में छिपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, नकली पहचान पत्र बनवाते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम खोजते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारी मदद कर रहे हैं। जहाँ दूसरे लोग जर्मनी के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, वहाँ हमारे मददगार हो जाना बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। तो अपने मददगारों के बारे में कहती है, जो फ्री नीदरलैंड्स वाले हैं वे अपनी जान को जोखिम में डाल के हमारे पास आते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमारा हाल चाल पूछते हैं और देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। और जर्मनी के खिलाफ जो लड़ने वाले अन्य मित्र देश हैं वो भी बहादुरी का परिचय दे रहे हैं, और ये जो हमारी सहायता कर रहे हैं ये भी बेहतरीन भावनाओं और अपना स्नेह का प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे लिखती है, कभी कभी दिलचस्प किस्से सुनने को मिलते हैं, जैसे मिस्टर क्लीमैन ने बताया कि गोल्डन लैंड में भूमिगत आदमियों और पुलिस वालों में फुटबॉल मैच हुआ है। इन अज्ञातवासियों को हिल्वर्सम में राशन कार्ड जारी किए गए हैं। रजिस्ट्रार ने अज्ञातवासियों से राशन कार्ड ले जाने का आग्रह किया। राशन कार्ड के अभाव में एक कार्ड के लिए 40 गिल्डर देने पड़ते हैं। इन कामों को करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि इन चालाकियों को जर्मनी वाले न जान सके तुम्हारी है। तो बताती है कि बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। बताती है कि समाचार मिला है कि जो भी अंडरग्राउंड छिपे हुए लोग हैं उनका मैच भी होता है पुलिस वालों के साथ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और कुछ लोग हैं शुभचिंतक जो हमें राशन कार्ड मुहैया कराना चाहते हैं। आगे लिखती है, बुधवार 29 मार्च 1944 को, मेरी प्यारी किट्टी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर वोदके स्टीन ने लंदन में
डच प्रसारण में कहा है कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी तो लोग इसे जासूसी कहानी समझेंगे। वो बड़ा खुश होती है जब वो प्रसारण में, रेडियो में सुनती है संदेश कि जो लंदन के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जो भी युद्ध काल के दौरान छुपे हुए लोग रहे, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, डायरियाँ, पत्र जो भी हैं, उनको एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में छापा जाएगा। तो बड़ा खुश होती है और डायरी लेखन के लिए बड़ा सीरियस हो जाती है, गंभीरता से लिखने लगती है। वो बहुत ही क्रिएटिव लड़की थी, बहुत ही मासूम लड़की थी, अपनी उम्र से भी ज़्यादा समझदार थी और वो कहते हैं कि वो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, एक लेखिका बनना चाहती थी। तो वो बड़ा ही गंभीर हो जाती है और सब कुछ लिखने के लिए वो उद्यत हो जाती है। आगे लिखती है कि मैं तुमको क्या बताऊं, तुमको यानी किट्टी को, गुड़िया को, मैं तुमको क्या बताऊं कि हवाई हमले के समय औरतें कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 वायुयानों ने इज़मिर ईडन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारा घर हवा में घास की पत्तियों की तरह काँप रहा था। तो जो भी गोलाबारी होती है उससे वो लोग भयभीत हैं। ये खबर तुमको प्रिय नहीं लगेगी। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, चोरी आम बात है, हाथ में अंगूठी पहनना भी लोग छोड़ चुके हैं। और उस बताती है कि छोटे छोटे बच्चे भी चोरी करते हैं, आसपास जो भी है कोई चीज़ सुरक्षित नहीं है। जो डच हॉलैंड वासियों को डच बोला गया है, डचों ने नैतिकता त्याग दी, सब भूखे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद भी कर रहे हैं। हफ्ते का राशन 2 दिन चलता है, बच्चे बीमारी और भूख से बेहाल हैं, फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूतों से काम चलाना पड़ता है, जूतों की मरम्मत के लिए 4-4 महीने इंतजार करना पड़ता है। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आती हैं जिनके बारे में वो वर्णन करती है। आगे वो मंगलवार 11 अप्रैल 1944 को लिखती है, मेरी प्यारी किट्टी, शनिवार के दिन 2 बजे के लगभग तेज गोलाबारी शुरू हो गई है, मशीन गनें चल रही थी। रविवार को मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने आया। पीटर उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उसको पसंद करती थी, लेकिन पीटर से शिकायत भी रहती थी कि पीटर कभी कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था। तो पीटर उसका दोस्त था। 5:15 बजे से 6 बजे तक हम लोग ऊपर सामने वाले अटारी पर चले गए। 7:15 बजे रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोजाई संगीत बज रहा था। मैं और पीटर ऊपर अटारी पर एक पेटी पर बैठ गए। पेटी बहुत छोटी थी अतः दोनों बहुत सटकर बैठे हुए थे। मोशी हमारे साथ थी। आगे लिखती है, 8:45 बजे मिस्टर वान दान के कहने पर हम मिस्टर डसेल के कुशन लेकर नीचे आए। कुशन के कारण डसेल हमसे नाराज थे। उनको डर था कि उनके कुशन पर पिस्सू न चिपक जाए, ये कीड़ा होता है। मैंने और पीटर ने डसेल के बिस्तर पर 2 कड़े ब्रश घुसेड़ दिए। इस मजाक पर हम लोग खूब हंसे। 9:30 बजे पीटर ने पापा को ऊपर बुलाया। मैंने मार्गोट से कहा, मार्गोट उसकी बड़ी बहन जो उससे 3 साल बड़ी थी, मैंने मार्गोट से कहा शायद सेंधमारी हो रही है। पिताजी मिस्टर वान दान और पीटर लपक कर नीचे गए। स्त्रियां नारियां ऊपर प्रतीक्षा करती रहीं। एक धमाका हुआ और हम बहुत डर गए। 10 बजे पापा ऊपर आए। उनका चेहरा पीला था, वे नर्वस थे। हमें बत्तियां बंद कर ऊपर वाली मंजिल में जाने का आदेश मिला। पुलिस के आने की आशंका थी। तो यहाँ पर चोरों और सेंधमारों की बात की गई है कि वो उस जगह से भी वो अनजान नहीं थे, वहाँ पे चोरी करना चाहते थे। सुनसान जगह पा कर के वो गेट दरवाज़ा तोड़ना चाहते थे, जो कुछ था वहाँ से ले जाना चाहते थे। जब इसकी खबर मिलती है तो स्त्रियाँ ऊपर रहती हैं, पुरुष लोग नीचे आते हैं और उन सेंधमारों से मुकाबला करते हैं। उनको उस एनेक्सी में, सीक्रेट एनेक्सी में बहुत ही छुप करके और फुसफुसा कर बात करनी पड़ती थी और सिर्फ वो रेडियो सुनते थे रात के समय। दिन के पर्दे, काले पर्दे से पूरा मकान ढका रहता था। इस प्रकार से कोई सुन न ले, कोई जान न पाए कौन रहता है, इस प्रकार से वो डर और भय में उन लोगों को रहना पड़ता था। आगे वो लिखती है, सेंधमारों से बचने के लिए सेंधमारों का मुकाबला किया गया। मर्द लोग नीचे थे, हमें घटना की जानकारी देने वाला भी कोई नहीं था। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला लगा दिया गया था। जब घोर अंधकार कर लिया तब हमें घटना की जानकारी मिली। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था कि फिर 2 धमाके हुए। देखा गोदाम का आधा फाटक गायब था। होमगार्ड्स को सचेत किया गया। वे दौड़े तो देखा कि गोदाम में सेंधमार थे। पुलिस के भय से सेंधमार भाग गए। फाटक दोबारा लगा दिया गया, किंतु सेंधमारों ने फाटक गिरा दिया। सेंधमार रिटाई कर रहे थे, वो जा नहीं रहे थे। मिस्टर वानदान ने फाटक को कुल्हाड़ी से जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब शांत हो गया। उसके बाद संभवतः वो डर के भाग गए होंगे। इसी मध्य आदमी और एक औरत पुलिस भूमिका में आ गए। तब मर्द लोगों ने ऊपर पहुंचकर अपने बुक केस के पीछे छिपा लिया। उसके बाद कुछ और आदमी
बाहरी आदमी और कुछ पुलिस के रूप में लोग आ जाते हैं, तो उनको उसी एनेक्सी में इस चित्र में दिखाया गया है। एक अलमीरा है, बुक शेल्फ है, इसके पीछे उनको बुक केस के पीछे छिपना पड़ता है ताकि वो जान ना पाए कि यहाँ पे यहूदी लोग रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।